डियर स्टूडेंट्स, सिस्टम ऑफ बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर 2 का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें टॉपिक आज आपको पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसके 4 सब टॉपिक्स बनाए गए हैं: एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड और फ्रूट। तो हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से पहले पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट पढ़ा था। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट में क्या था? पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन और डबल फर्टिलाइजेशन। तो एक बार उसको हम लोग देखते हुए चलते हैं और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या पढ़ना है ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये ज़बरदस्ती का इसमें लगाया हुआ टॉपिक नहीं है, ये हम लोगों का पीछे से ही आ रहा है। ठीक है, तो समझने की ज़रूरत है कि ये 4 सब टॉपिक कैसे हुआ वो हमको समझना है। तो यहाँ देखिए, पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन। जब पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है? पॉलिन ग्रेन का रिकॉग्निशन होता है। रिकॉग्निशन होने के बाद पॉलिन ट्यूब का ग्रोथ होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जब इंटरेक्शन होगा तो क्या काउज करेगा? पॉलिन ट्यूब का ग्रोथ होगा। काउज ग्रोथ ऑफ पॉलिन ट्यूब का ग्रोथ होगा। पॉलिन ट्यूब कहाँ पहुंचेगा? रीच टू एम्ब्रियो सैक। पॉलिन ट्यूब कहाँ पहुंचेगा? एम्ब्रियो सैक में पहुंचेगा। कैसे एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगा? तो एंटर थ्रू माइक्रोपाइल। पॉलिन ट्यूब एंटर करेगा माइक्रोपाइल होते हुए एम्ब्रियो सैक में। अब एम्ब्रियो सैक में एंटर हो जाने के बाद पॉलिन ट्यूब क्या करेगा? तो पॉलिन, आप जानते हैं पॉलिन ट्यूब मेल गैमेट को लेकर के आता है, तो वो रिलीज करेगा। रिलीज 2 मेल गैमेट्स इन एनी वन साइनर्जिड। ये पॉलिन ट्यूब जो है साइनर्जिड में, कोई एक साइनर्जिड में, दोनों में नहीं, कोई एक साइनर्जिड में क्या करेगा? 2 मेल गैमेट छोड़ देगा। उसके साइटोप्लाज्म में, साइनर्जिड के साइटोप्लाज्म में 2 मेल गैमेट छोड़ देगा। और वो पॉलिन ट्यूब साइनर्जिड में कैसे जाएगा? तो साइनर्जिड के बेस पर एक अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। तो वो पॉलिन ट्यूब गाइडेड होता है फिलीफॉर्म एपरेटस के द्वारा। फिलीफॉर्म एपरेटस उसको गाइड करता है कि जाना किधर है। वो साइनर्जिड में एंटर कर जाता है, 2 मेल गैमेट रिलीज कर देता है। अब क्या होगा? तो साइनर्जिड में जो 2 मेल गैमेट रिलीज हुआ है तो उसमें से एक मेल गैमेट, 1 मेल गैमेट फ्यूजन विथ एग। एक मेल गैमेट क्या होगा? एग सेल से फ्यूज कर जाएगा, प्रोड्यूस क्या करेगा? जाइगोट। वो जाइगोट बना देगा। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिंगेमी कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से साइनर्जिड के साइटोप्लाज्म में दूसरा मेल गैमेट है, वो कहाँ जाएगा? वो फ्यूजन विथ पोलर न्यूक्लियाई। वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर जाएगा और बना लेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको शॉर्ट में PEN भी कहते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या नाम दिए थे? ये हो गया ट्रिपल फ्यूजन। तो ये एक ही एम्ब्रियो सैक में एट द सेम टाइम क्या हो रहा है? जाइगोट भी बन रहा है सिंगेमी के द्वारा, PEN भी बन रहा है ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा। तो 2 फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मेल गैमेट का 2 जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो इसीलिए उस इवेंट को, उस फेनोमेनन को क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन देखा। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या बना? जाइगोट बना और PEN बना। ये जाइगोट आगे चलकर क्या बनेगा? ये जाइगोट आगे चल करके एम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। और ये PEN आगे चलकर क्या बनाएगा? आपको एंडोस्पर्म बनाएगा। एंडोस्पर्म बनाएगा। ये एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के लिए क्या है? न्यूट्रिएंट है। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा किसको? एम्ब्रियो को। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि हम लोगों को क्या पढ़ना है। फर्टिलाइजेशन के बाद डबल फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद का इवेंट को क्या कहेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहेंगे। आपको टॉपिक समझ में आ गया। अब टॉपिक में क्या है, क्या पढ़ना होगा हमको? एंडोस्पर्म पढ़ना होगा। एंडोस्पर्म न्यूट्रिएंट है, उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एम्ब्रियो पढ़ेंगे। अब एंडोस्पर्म एम्ब्रियो बन गया तो वो किस चीज में बन रहा है? वो कहाँ बन रहा है? एम्ब्रियो सैक के अंदर बन रहा है। अब एम्ब्रियो सैक कहाँ होता है? ओव्यूल के अंदर में होता है। अब देखे हुए हैं इससे पहले फिगर, ये ओवरी का कैविटी है, प्लासेंटा है, जिसके अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक होता है।
न्यूक्लियस होता है, इंटेगुमेंट होता है और इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम ओव्यूल है। तो एम्ब्रियो सैक कहाँ ओव्यूल के अंदर में, तो ये ओव्यूल मैच्योर होगा तो क्या बनेगा, सीड बनेगा। ओव्यूल मैच्योर होगा तो सीड बनेगा, तो हमको सीड भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये जो ओव्यूल है ये ओवेरियन कैविटी में है, और ये ओवेरियन कैविटी क्या है, पिस्टिल का नीचे वाला हिस्सा है, बेसल पार्ट है, पिस्टिल का बेसल पार्ट है ये ओवरी। तो ये ओवरी डेवलप होगा तो क्या बनेगा, ये ओवरी डेवलप होगा तो फ्रूट बन जाएगा, ये ओवरी डेवलप होगा तो क्या बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा। तो हम लोगों को पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट में क्या क्या पढ़ने का है, एंडोस्पर्म पढ़ने का है, एम्ब्रियो पढ़ने का है, सीड पढ़ने का है और फ्रूट पढ़ने का है, ठीक है। ये सब फर्टिलाइजेशन के बाद ही हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के पहले नहीं हो रहा है। तो इसलिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में 4 सब टॉपिक बनाए गए हैं, जिसमें से इस वीडियो में आपको एंडोस्पर्म पढ़ना है और बाकी जो 3 सब टॉपिक्स हैं इसको हम एक एक वीडियो अलग अलग बनाएंगे और आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये टॉपिक आपको आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं एंडोस्पर्म। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का डेफिनेशन से शुरू करते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट, नाम से ही जाहिर है, तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, द इवेंट्स आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी इवेंट होगा, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक 2 मेल गैमेट आता है, साइनर्जिड में जाता है, साइनर्जिड के साइटोप्लाज्म में चला जाएगा दोनों, वहां से एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एक सेल से, तो यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा। दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई से, तो यहाँ पे PEN बन जाएगा, PEN, और ये सेल हो जाएगा PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये क्या बन जाएगा, ये जाइगोट बन जाएगा, ये जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, इवेंट्स आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। क्या होगा, तो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का ये जो PEN PEC है इसमें बार बार माइटोसिस डिवीजन होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे जो टिश्यू बनेगा, ग्रुप ऑफ सेल बनेगा, उसका नाम हो जाएगा एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म बनेगा, उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, ये जो जाइगोट है, जाइगोट आगे डेवलप होकर क्या बनेगा, एम्ब्रियो का रूप ले लेगा, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल, ये जो एम्ब्रियो सैक है ये ओव्यूल के अंदर में है, तो पूरा ओव्यूल मैच्योर हो जाएगा, जैसे इसमें एम्ब्रियो का बनना शुरू हो जाएगा तो ओव्यूल भी मैच्योर होना शुरू हो जाएगा। तो ओव्यूल मैच्योर होकर क्या बनेगा, सीड बना लेगा, ओव्यूल मैच्योर होकर के सीड बना लेगा, और फिर ओव्यूल किसके अंदर में है, ओवरी के अंदर में है। तो जब ओव्यूल मैच्योर होने लगा तो ओवरी भी मैच्योर होगा ना, तो ओवरी मैच्योर होने के बाद क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। तो ओवरी जब मैच्योर होगा तो फ्रूट बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो डेवलपमेंट है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, सीड का डेवलपमेंट, फ्रूट का डेवलपमेंट, सभी को एक साथ हम क्या कहेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहेंगे, क्योंकि ये तभी मुमकिन हुआ, तभी पॉसिबल हुआ जब फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। तो इसीलिए नाम हुआ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, और इसके अंदर में ये 4 इवेंट होते हैं। तो हम लोग एंडोस्पर्म को शुरू करते हैं। उसका डेफिनेशन ये है, द ट्रिप्लॉइड न्यूट्रिटिव टिश्यू। आप जानते हैं कि पोलर न्यूक्लियाई 2 है, न्यूक्लियाई नाम पर ना प्लूरल है, वो 2 न्यूक्लियस होता है। आप एम्ब्रियो सैक का जो डेवलपमेंट है वो लेक्चर देखेंगे तो उसमें कैसे ये डिप्लॉयड होता है या कैसे ये 2 न्यूक्लियस एक साथ है वो आपको बताया गया है। तो आपको पहले से पता है कि पोलर न्यूक्लियाई 2 है,
यानी कि 2 सेट क्रोमोसोम है, और उसके बाद एक मेल गैमेट चला गया, उसे फ्यूज कर गया, तो टोटल 3 सेट क्रोमोसोम हो गया वहाँ पे। इसीलिए PEN का जो प्लॉइडी होगा वो ट्रिप्लॉइड होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है द ट्रिप्लॉइड न्यूट्रिटिव टिश्यू। अब इससे जितना माइटोसिस होगा, इस PEN से जितना ही माइटोसिस होगा, सब का सब क्या बनेगा, ट्रिप्लॉइड सेल ही बनेगा। तो वो जो ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू जो है वो ट्रिप्लॉइड हो जाएगा, और उसका कैरेक्टर क्या है, वो न्यूट्रिटिव है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें, ठीक है। तो वो ट्रिप्लॉइड न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है विच इज फॉर्म्ड, जो बनता है ड्यू टू माइटोसिस। इसमें माइटोसिस होने के कारण टिश्यू का डेवलपमेंट हुआ। अब किस में माइटोसिस हुआ, तो यहाँ पे क्या है, इस सेल का नाम है PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में माइटोसिस होने के कारण जो ट्रिप्लॉइड टिश्यू का डेवलपमेंट हुआ है और वो न्यूट्रिटिव नेचर का है, उसी को हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे टाइप ऑफ एंडोस्पर्म लिखा हुआ है। टाइप ऑफ एंडोस्पर्म का मतलब ये हुआ कि एंडोस्पर्म कितने प्रकार के होते हैं डेवलपमेंट के हिसाब से। जब उसमें डेवलपमेंट होना शुरू होगा तो पहले कैसा होगा, बाद में कैसा होगा, फिर लास्ट में क्या रहेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप का एंडोस्पर्म देखने को मिलता है डेवलपमेंट के हिसाब से। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फिर सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और तीसरा हो जाएगा हेलोबियल एंडोस्पर्म, ठीक है। तो आपके सामने 3 प्रकार का एंडोस्पर्म है और तीनों को हमको एक एक करके पढ़ना है। तो एक करके देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 टाइप का एंडोस्पर्म को बताया गया है, एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा सेलुलर एंडोस्पर्म। तो हम लोग एक ही प्लांट के एग्जांपल में दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल PEN अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन लगातार होगा, बार बार होगा, वो कौन सा होगा, तो याद रखना है डेवलपमेंट के लिए जो भी डिवीजन होगा वो माइटोसिस होगा। डेवलपमेंट के लिए कोई भी डिवीजन होता है उसका नाम क्या होता है, माइटोसिस। माइटोसिस के कारण ही डेवलपमेंट होता है। तो आप देखेंगे यहाँ कि ये एम्ब्रोसैक का एक फिगर बनाने जा रहा है, ये जाइगोट है, और यहाँ पे क्या है, PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ठीक है। और ऊपर में एंटीपोडर है, ये सब डिजेनरेट कर जाएगा, ये भी डिजेनरेट कर जाएगा। बस रह जाएगा तो क्या रह जाएगा, एक जाइगोट रह जाएगा जो डिप्लॉयड होता है, और एक PEN रह जाएगा जो ट्रिप्लॉयड होता है। बाकी ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बार बार रिपीटेड माइटोसिस होगा इसमें क्या होगा, रिपीटेड माइटोसिस। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे क्या होंगे, ट्रिप्लॉइड फ्री न्यूक्लियस बहुत सारे हो जाएंगे बार बार जब माइटोसिस डिवीजन होगा। तो क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले PEN अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियर। बहुत सारे फ्री न्यूक्लियर यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। अब वो जो फ्री न्यूक्लियर बन गए वो एंडोस्पर्म कहलाएंगे, और उस एंडोस्पर्म का नाम होगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये लिक्विड नेचर का होगा। तो आप इसको कहाँ देखेंगे, तो जो डाब होता है, डाब का मतलब हरा कोकोनट, कच्चा कोकोनट, ठीक है, टेंडर कोकोनट, ठीक है। वो हरे रंग का जो कोकोनट का जो फल होता है, आप उसको काटते हैं तो उसमें से पानी निकलता है। वो जो कोकोनट वाटर है वो क्या है, एक्चुअली फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे
जो ट्रिप्लॉइड लिक्विड नेचर है वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। जो कोकोनट वाटर एक एग्जाम्पल है, हम आसानी से उसको देख सकते हैं, और वो वाटर बहुत ही न्यूट्रिटिव होता है, ये आपको याद रखना है। अगला है सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म क्या है, जब ये फ्री न्यूक्लियस बहुत सारे हो गए तो इसी के ऊपर क्या होगा, सेल वॉल डिपोजिशन हो जाएगा। इसी के ऊपर क्या होगा, सेल वॉल डिपोजिशन हो जाएगा। और इसके अंदर में जो एक सेल का रिक्वायरमेंट है वो सब आ जाएगा। तो क्या होगा, ये यहाँ साइटोप्लाज्म था ना, तो कुछ कुछ साइटोप्लाज्म को लेते हुए सेल वॉल उसके ऊपर घेर लेगा उस न्यूक्लियस को, फ्री न्यूक्लियस को। तो वो अब सेल बन गया, और वो सेल क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा किनारे में। वो सेल क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा किनारे में, डिपॉजिट हो जाएगा। आप इस तरह देख सकते हैं, इस तरह से वो डिपॉजिट हो जाएगा। और सभी के अंदर में क्या होगा, एक एक सेल जो है वो सब क्या है, ट्रिप्लॉइड नेचर का है। सभी ट्रिप्लॉइड सेल हैं, एंडोस्पर्म के जितने सेल हैं सब क्या है, ट्रिप्लॉइड नेचर का है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो सेल बन जाएगा फ्री न्यूक्लियस में, जो न्यूक्लियस सेल का रूप ले लेगा वो किनारे किनारे लग जाएगा, और जो सेल का रूप नहीं लेगा वो लिक्विड की तरह बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, आफ्टर मेनी सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस, बार बार फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस होने के बाद क्या होगा, किसमें किसमें होता है फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस, पीईएन में। तो वो जो बहुत सारे न्यूक्लियस है उसके ऊपर सेल वॉल आ जाएगा। सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स अराउंड ईच न्यूक्लियस, हर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या डिपॉजिट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, सेल वॉल बन जाएगा। एंड सेल डिपॉजिटेड इन द पेरीफेरी, और ये जो रिजल्टिंग सेल होगा, जब जब ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस के ऊपर सेल बन जाएगा, सेल वॉल लग जाएगा, तो वो सेल कहाँ, किनारे में डिपॉजिट हो जाएगा। जब किनारे में डिपॉजिट हो जाएगा तो वो हमको वाइट वाइट कर्नेल की तरह दिखाई देगा। जब आप कोकोनट को खोलते हैं तो उसके अंदर में वाइट खाने वाला होता है, वाइट वाइट जो खाने वाला एडिबल पार्ट है वो असल में क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म है। क्या है वो, सेलुलर एंडोस्पर्म है। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल यहाँ लिख करके बता दिया गया है, वाइट कर्नेल सराउंड द कोकोनट वाटर। कोकोनट के पानी को जो घेरे हुआ है वाइट वाइट पार्ट, वो क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म है। तो आपको समझ में आ गया कि ये किनारे में सेलुलर एंडोस्पर्म हो जाएगा, बीच में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होगा, जिसमें, और ये दोनों तरह का एग्जाम्पल आप कहाँ देख सकते हैं, कोकोनट वाटर में आप देख सकते हैं। सॉरी, कोकोनट के फल में आप देखेंगे, फल के अंदर, फल को आप काटेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, या तो हरा फल होगा या ब्राउन कलर का थोड़ा सा और पका हुआ फल होगा। जो पका हुआ फल होगा वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, उसके ऊपर से आप तो उसके फाइबर को हटाएंगे। फल असल में फाइबरस होता है, और वो फल नहीं खाया जाता है, उसका सीड खाया जाता है। सीड का भी कौन सा पार्ट खाया जाएगा, एंडोस्पर्म खाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कोकोनट का फल खाते हैं, फल नहीं खाते हैं, असल में उसका हम बीज का एक पार्ट खाते हैं, एंडोस्पर्म। ठीक है, तो उस कोकोनट के फल को आप हटाएंगे, या तो कच्चा फल होगा तो हरे रंग का होगा, उस हरे रंग में आप सीधे पानी पी सकते हैं उसका, और वो और मैच्योर हो गया होगा तो ब्राउन हो जाएगा। ब्राउन फल के आप फाइबर को हटाएंगे, उसके अंदर एक बहुत ही वुडी कवर होगा, उसको आप हटाएंगे, तब जाके उसके अंदर में वाइट कर्नेल मिलेगा और पानी मिलेगा। तो आप दोनों खा सकते हैं। एक पानी जो हुआ वो ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और वाइट वाइट कर्नेल जो है वो क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म है। अब हम लोग तीसरा एंडोस्पर्म देखेंगे कैसा होता है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग दो पढ़ चुके हैं, ए ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, बी सेलुलर एंडोस्पर्म है, और बीच में कुछ फ्री न्यूक्लियर है, ये बाकी लेफ्ट न्यूक्लियस बीच में पड़ा हुआ है, ये भी धीरे धीरे सेलुलर बन जाएगा। अब
हम लोग तीसरा पढ़ रहे हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये हेलोबियल एंडोस्पर्म कैसा होता है, तो ये दोनों के बीच का होता है, होगा यही काम, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा उसमें और सेलुलर एंडोस्पर्म भी बनेगा, ठीक है। लेकिन इसमें डेवलपमेंट का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, तो हम लोग देखते हैं इस डिटेल में। तो हम लोग पहले फिगर बनाते हैं और फिगर से फिर इसको समझेंगे। तो सबसे पहले एक ऐसे ही एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। इसमें क्या होगा, जायगोट होगा नीचे में। आपको ये भी समझना है, ये जायगोट मैं बार बार लिख रहा हूँ, ये जैसे ही इसमें एंडोस्पर्म बनना शुरू हो जाएगा जायगोट भी डेवलपमेंट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जायगोट देने का ये मेरा मकसद ये है कि पहले आप एंडोस्पर्म को समझ लीजिए, फिर जायगोट को एम्ब्रियो कैसे बनता है वो समझेंगे। इसीलिए यहाँ पे हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे जायगोट लिख दे रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे एम्ब्रियो भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोगों को सबसे पहले ये एंडोस्पर्म समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये PEN है और ये सेल PEC है, PEC है। तो सबसे पहले PEN में माइटोसिस होगा और वो कंप्लीट साइटोकाइनेसिस के साथ होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे इसको और थोड़ा छोटा बना देते हैं, ये आपका एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो हुआ। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, दो सेल बनेगा, ट्रिप्लॉइड सेल बनेगा, ठीक है। सबसे पहले PEC में कंप्लीट माइटोसिस होगा, तो दो सेल बना, ये चैलेजल एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है। माइक्रोपाइलर साइड वाले सेल थोड़ा सा बड़े होंगे किसके कंपेरिजन में, चैलेजल एंड वाले सेल से। तो सेल को यहाँ पर चैम्बर भी कहा जाता है क्योंकि ये चैम्बर का काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्लीट माइटोसिस होगा, उसके बाद दोनों में फ्री न्यूक्लियस डिवीजन होगा, दोनों में क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होगा। तो रिजल्ट क्या बनेगा आप देख सकते हैं, यहाँ एम्ब्रियो है और दो चैम्बर हो गया, यहाँ पर भी ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेंगे और यहाँ भी ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेंगे बहुत सारे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो माइक्रोपाइलर साइड वाला चैम्बर है, सेल है, उसमें बहुत सारे फ्री न्यूक्लियस है और जो चैलेजल एंड वाले चैम्बर है उसमें बहुत कम फ्री न्यूक्लियस है। ये चैलेजल एंड वाला चैम्बर है, यहाँ बहुत कम फ्री न्यूक्लियस है। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, हेलोबियल डेवलपमेंट, या ये एंडोस्पर्म जो है वो क्या है, हेलोबियल एंडोस्पर्म है। तो अब हम लोग इस डिटेल को पढ़ते हैं। हेलोबियल एंडोस्पर्म इंटरमीडिएट टाइप बिटवीन फ्री न्यूक्लियर एंड सेलुलर एंडोस्पर्म। यहाँ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, यहाँ सेलुलर एंडोस्पर्म है। आप देख रहे हैं कि पहले सेल बना, यहाँ सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है, माइटोसिस जब कंप्लीट होता है तो उसके ऊपर सेल वाल डिपॉजिट होता है, सेल का रूप लेता है। तो वैसे यहाँ दो सेल बन गया और फिर जब दो सेल बन गया तो उसके अंदर में क्या हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। यहाँ देखिए बहुत सारे फ्री न्यूक्लियर हैं, यहाँ भी बहुत सारे फ्री न्यूक्लियर हैं। तो क्या हुआ, ये इंटरमीडिएट टाइप हुआ। डेवलपमेंट कैसे होता है, तो सबसे पहले डिवीजन जो होगा वो कंप्लीट होगा साइटोकाइनेसिस के साथ, यानी न्यूक्लियर भी डिवीजन होगा यानी काइयोकाइनेसिस होगा और उसके बाद सेल डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होगा तो हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। लेकिन अनइक्वल डिवीजन होगा, याद रखिएगा अनइक्वल डिवीजन होगा, एक बड़ा सेल बनेगा और एक
छोटा सेल बनेगा, छोटा सेल चैलेंजर एंड की तरफ बनेगा, बड़ा सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनेगा। अब दो चैम्बर, यहाँ देखिए एक सेल है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, तो ये चैम्बर जैसा काम कर रहा है, यहाँ भी चैम्बर जैसा काम कर रहा है, इसीलिए सेल को चैम्बर कहा गया है। चैम्बर टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रोसैक। एम्ब्रोसैक का जो माइक्रोपाइलर एंड है वो चैम्बर क्या है, यूजुअली आमतौर से लार्जर होता है, बड़ा होता है देन द चैम्बर टूवर्ड्स द चैलेंजर एंड। चैलेंजर एंड की तरफ का जो चैम्बर है उसे थोड़ा बड़ा होता है। लेटर ऑन, बाद में क्या हुआ, इन ईच चैम्बर, दोनों चैम्बर में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अकर्स। क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन दोनों में होगा। तो एक छोटा चैम्बर एक बड़ा चैम्बर है, आप देखेंगे द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई एट माइक्रोपाइलर एंड आर मच मोर देन द चैलेंजर एंड। यहाँ पे जितना फ्री न्यूक्लियाई होगा चैलेंजर एंड वाले चैम्बर में, उससे कहीं ज़्यादा फ्री न्यूक्लियाई किस चैम्बर में होगा, माइक्रोपाइलर एंड वाले चैम्बर में होगा। ठीक है, तो ये आपको हेलोबियल एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है, और उसमें एग्जाम्पल है आपको एस्फोडिलस, ये एक तरह का कॉमन वीड है, खरपतवार है, गेहूं के खेत में हो जाता है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा एस्फोडिलस में, और चीक पी में आपको देखने को मिलेगा, ये बादाम का एक रूप है। तो ये आप देख सकते हैं तीन तरह का एंडोस्पर्म हो गया आपको, ए फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, बी सेलुलर एंडोस्पर्म, और सी में क्या है आपको हेलोबियल एंडोस्पर्म है। ठीक है, अब हमको एक और बात इसके साथ पढ़ लेना है कि ये एंडोस्पर्म का क्या होगा। एंडोस्पर्म बना है किसके लिए, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए। जाइगोट जो आगे चल करके एम्ब्रियो बनेगा उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए एंडोस्पर्म बना है। तो ये एंडोस्पर्म क्या पूरा खत्म हो जाएगा ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, या रह जाएगा, कुछ बच भी जाएगा, तो दोनों होता है। किसी किसी प्लांट स्पेसीज में एंडोस्पर्म पूरे के पूरे शॉर्ट कर जाते हैं, एग्जॉस्ट कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और किसी में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने के बाद, एम्ब्रियो मैच्योर हो गया उसके बाद भी एंडोस्पर्म बाकी रह जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फेट ऑफ एंडोस्पर्म भी इसके साथ ही पढ़ लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ देख रहे हैं फेट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का क्या फ्यूचर है उसके बारे में हम समझेंगे। तो एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड, एंडोस्पर्म पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, खा लिया जाएगा किसके द्वारा, बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो डेवलप कर रहा है एम्ब्रियो सैक में, वो न्यूट्रिएंट के तौर पे एंडोस्पर्म को यूज कर लेगा, पूरा यूज अप हो जाएगा, तो कोई भी एंडोस्पर्म बाकी नहीं रहेगा। नो एंडोस्पर्म इज लेफ्ट एट सीड मैच्योरिटी। जब सीड मैच्योर हो जाएगा, उसके अंदर एम्ब्रियो परिपक्व हो गया, तो उसमें एंडोस्पर्म बाकी नहीं रहेगा। तो ऐसे सीड को हम नन एंडोस्पर्मिक सीड या नन एल्बुमिनस सीड कहते हैं। ये जो नन एंडोस्पर्मिक या नन एल्बुमिनस है, ये आपको सीड जब पढ़ाएंगे उसमें भी इस बात का चर्चा होगा। तो हम लोग या तो सीड में एंडोस्पर्म नहीं होगा या एंडोस्पर्म होगा। तो नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ कि डेवलपिंग एम्ब्रियो ने पूरे एंडोस्पर्म को यूज कर लिया है। ठीक है, तो वो सीड क्या हो जाएगा, नन एंडोस्पर्मिक सीड हो जाएगा। वो ग्राउंडनट हो गया, बीन्स हो गया, और बहुत सारे डाइकोट सीड जिसके बीज में 2 कॉटिलिडन होते हैं, वैसे वैसे बहुत सारे डाइकोट सीड क्या होते हैं, नन एंडोस्पर्मिक होते हैं, उसके एंडोस्पर्म खत्म हो चुके होते हैं कुछ को छोड़ करके। ठीक है, एंडोस्पर्म में परसिस्ट, ये दूसरा टाइप है कि एंडोस्पर्म हो सकता है में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड। सीड जब मैच्योर हो गया, एम्ब्रियो परिपक्व हो गया, उसके बावजूद भी एंडोस्पर्म बाकी रह जाता है, तो ऐसे सीड को क्या कहेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉट कंप्लीटली एग्जॉस्ट। ये जो एंडोस्पर्म है पूरा पूरा खत्म नहीं होगा, वो बाकी रहेगा, परसिस्ट करेगा, रहेगा, एंड विल बी यूज्ड इन फ्यूचर, और उसका फ्यूचर में इस्तेमाल हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि सीड जर्मिनेशन का टाइम है,
अब उसको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, तो उस जर्मिनेशन के टाइम में उसको वो यूज़ कर लेगा। ठीक है, तो फ्यूचर में यूज़ करेगा, उसका एंडोस्पर्म कंप्लीटली एग्जॉस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे सीड को क्या कहेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे। टाइप ऑफ सीड में ये दोनों नाम आएगा, तो हम लोग इसको यहाँ पे इतना ही रहने देते हैं। एग्जाम्पल है कैस्टर, ये डाइकोट प्लांट है लेकिन एंडोस्पर्मिक है, ये एक्सेप्शन है। उसके बाद कोकोनट, मोस्ट ऑफ द मोनोकोट सीड, मोनोकोट प्लांट जिसके फल में एक ही बीज, सॉरी जिसके सीड में एक ही दाना निकलता है, एक ही कोटिलीडन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोकोट प्लांट कहते हैं। जैसे जितना भी सीरियल है, धान, गेहूं, मकई, ठीक है, ये सब क्या है, मोनोकोट है। तो ज़्यादातर मोनोकोट सीड में, कोकोनट में और कुछ डाइकोट जैसे कैस्टर में क्या होता है, नन एंडोस्पर्मिक, सॉरी एंडोस्पर्मिक सीड पाया जाता है, एंडोस्पर्म रहता है। ठीक है, और ग्राउंडनट, बीन्स, मोस्ट ऑफ द डाइकोट, ज़्यादातर डाइकोट प्लांट में क्या होता है, एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज होता है, पूरा यूज खत्म हो जाता है, थोड़ा भी बाकी नहीं रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे। तो ये इसी आधार पे सीड का क्या होता है, टाइप होता है। तो हम लोग सीड में पढ़ेंगे उसको डिटेल से। आज इतना ही रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर कमेंट करें, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।